नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिहार की एक ऐसी सीट की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसका चुनावी गणित पूरे राज्य का ध्यान खींचता है। हम बात कर रहे हैं हरनौत असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की AC 177। ये एक सटीक ग्राउंड डेटा पर आधारित इलेक्टरल इंटेलिजेंस ब्रीफिंग है। एक ऐसी सीट जो अपनी राजनीतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार के इस विशाल नक्शे पर गौर करें। ये है नालंदा जिला और इसी के बीच स्थित है हरनौत। लोकसभा के नजरिए से ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि एक मजबूत फाउंडेशन है। सियासी तौर पर ये इतना सेंट्रल है कि इस मिट्टी की नब्ज पकड़ना मतलब एक तरह से आधुनिक बिहार के सियासी मूड को समझना। इस ब्रीफिंग में हमारा आगे का रास्ता 6 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। मिट्टी की हकीकत से शुरू करके हम टॉप इलेक्टोरल सिग्नल्स को देखेंगे, नतीजों की गहराई में जाएंगे, पुराने वोटिंग पैटर्न समझेंगे, अगला रणनीतिक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में इस क्षेत्र के भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पल्स ऑफ द सॉइल। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा या चार्ट देखने से पहले वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी और उनकी ज़मीनी सच्चाई को महसूस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हरनौत दरअसल एक बड़े विरोधाभास से गुजर रहा है। एक तरफ ग्राउंड पर किसान कृषि संकट और माइक्रो इरिगेशन की कमी से बेहद परेशान हैं। रोजगार न होने की वजह से गैर कुर्मी युवा भारी संख्या में पंजाब और महाराष्ट्र जाने को मजबूर हैं। लेकिन इन सब तकलीफों पर एक चीज भारी पड़ जाती है और वो है कल्याण बीघा का हेलो इफेक्ट। मुख्यमंत्री का पैतृक गांव होने के चलते यहाँ एक अटूट कुर्मी जातियां एकजुटता दिखती है जो आर्थिक नाराजगी को पीछे छोड़ देती है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक पल रुककर एक बुनियादी सिद्धांत याद रखना चाहिए। भारत के संवैधानिक मूल्य हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि सार्वजनिक विमर्श हमेशा गरिमामय, जानकारी युक्त और पूरी तरह से जिम्मेदार हो। सच्ची चुनावी प्रतिनिधित्व सिर्फ जीत हार का आंकड़ा नहीं है बल्कि नागरिकों की इन्हीं कठोर हकीकतों के प्रति जवाबदेही तय करने का नाम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द हार्ड नंबर्स। आइए उन कठोर गणितीय संकेतों को देखें जो 2025 के चुनाव की सीधी सच्चाई बताते हैं। 48,335 2025 में एनडीए की जीत का ये मार्जिन था। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण नंबर नहीं है। ये बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनावी ढलान कितना खड़ा है। विपक्ष के लिए इस आंकड़े को पार करना एक बेहद कठिन और थका देने वाली चढ़ाई है। यहाँ इलेक्टोरल पोलराइजेशन का लेवल बिल्कुल साफ दिखता है। जेडीयू के पास 55.66% का एक विशाल वोट शेयर गया। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएनसी ने सफलतापूर्वक बिखरे हुए ऑपोजिशन को एकजुट किया और 30.50% तक पहुंचे। लेकिन असर ये हुआ कि अब ये बिल्कुल डायरेक्ट हेड टू हेड मुकाबला बन चुका है, जहां बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए सिर्फ लगभग 14% हिस्सा ही बचा है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है 7.08% का भारी वोटर टर्नआउट। ऐसा मैसिव जंप तभी दिखता है जब ग्राउंड पर जबरदस्त काइनेटिक मोबिलाइजेशन हो। इसका मतलब है कि एक तरफ एनडीए का डिफेंस तंत्र पूरी ताकत लगा रहा था तो दूसरी तरफ महागठबंधन की फोर्सेज ने भी एग्रेसिवली लोगों को बाहर निकालकर वोट डलवाया। तीसरा हिस्सा, एनाटमी ऑफ द आउटकम। आखिर नतीजा ऐसा क्यों रहा? यहाँ हम किसी नेता विशेष की नहीं बल्कि उन सिस्टम लेवल कमजोरियों पर गौर करेंगे जिन्होंने इस पूरे परिणाम को आकार दिया। दोनों मुख्य उम्मीदवारों की ये तुलना खुद पूरी कहानी बयान कर देती है। एक तरफ सत्ताधारी विधायक हैं, उम्र 78 साल, 6 करोड़ की संपत्ति, लेकिन लेजिस्लेटिव सवाल पूछे सिर्फ 31। दूसरी तरफ आईएनसी के रनरअप 45 साल उम्र, संपत्ति मात्र 36 लाख और एक भी क्रिमिनल केस नहीं। ये वास्तविकता साफ दर्शाती है कि विपक्ष के पास संसाधनों की भारी कमी थी, जबकि इनकम्बेंट अपनी वेल्थ और पेट्रोनेज के बल पर आगे थे। हार जीत के पीछे का एक बड़ा कारण संगठन भी है। विपक्ष की महिला मतदाताओं तक पहुंच लगभग शून्य थी। उनकी कोई विमेन्स विंग नहीं थी जो उस फीमेल वोट बैंक को भेज सके जो लगातार प्रोहिबिशन और वेलफेयर के नाम पर वोट देता आ रहा है। ब्लॉक लेवल पर विपक्ष का स्ट्रक्चर एनीमिक यानी बेहद कमजोर था और जेडीयू के विशाल फाइनेंशियल नेटवर्क के आगे उनका लॉजिस्टिक्स बिल्कुल टिक नहीं पाया। चौथा हिस्सा, हिस्टोरिकल वोटिंग पैटर्न्स। पिछले कुछ सालों में इस सीट का आर्क कैसे बदला है, आइए ट्रैक करते हैं। 2015 से 25 तक का सफर एक दिलचस्प कहानी सुनाता है।
पहले विपक्षी वोट एलजेपी और आईएनसी आदि में बिखरा हुआ था। 2020 में जीत का अंतर 27,000 के करीब था, पर 2025 आते आते विपक्ष ने अपनी बिखरी हुई जगह को समेटा। भले ही मार्जिन 48,000 के पार चला गया, पर अब ग्राउंड पर एक साफ दो तरफा मुकाबला सेट हो चुका है। इसके अलावा एक ट्रेंड जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है नोटा में भारी उछाल। 2020 में जहां सिर्फ 1299 वोट नोटा को गए थे, वहीं 25 में ये बढ़कर 5380 हो गए। ये लगातार बढ़ता नोटा शेयर एक क्लियर सिग्नल है कि एक अच्छा खासा वोटर बेस इन रिजिड दो तरफा पॉलिटिकल चॉइसेस से सिस्टमैटिकली निराश हो रहा है। तो चलिए आते हैं 5वें हिस्से पर, द स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। समस्या का पता चल गया, पर अब आगे क्या? अगले चुनावी चक्र के लिए यहाँ एक बेहद प्रिस्क्रिप्टिव टैक्टिकल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। ये रणनीतिक ब्लूप्रिंट मुख्य रूप से 4 फेजेस में काम करता है। फेज 1 में डेटा ड्रिवन मैपिंग करनी है। फेज 2 में एसिमेट्रिक वॉरफेयर और नए नैरेटिव्स सेट करने हैं। फेज 3 पूरी तरह से ग्राउंड एक्टिवेशन और बूथ लेवल पर किनेटिक मोबिलाइजेशन पर फोकस करता है। और इलेक्शन से ठीक पहले फेज 4 एक आखिरी स्प्रिंट होगा, जिसमें PSY ऑप्स और लोगों को बूथ तक लाने पर पूरा जोर रहेगा। जमीन पर इसका ऑपरेशनली क्या मतलब है? असल में मुख्यमंत्री पर डायरेक्ट वॉर करने के बजाय लोकल विधायक की अनुपस्थिति को टारगेट किया जाना चाहिए। इसके लिए एक पैरेलल सिविक अथॉरिटी यानी शैडो जनता दरबार खोलकर लोगों की रोजाना शिकायतें सुनी जाएं, महिलाओं के लिए महिला न्याय समितियां बनाई जाएं और 1 बूथ 10 यूथ प्रोटोकॉल से हर बूथ पर वेरीफाइड एजेंट्स सेट किए जाएं। साथ ही पलायन कर गए वर्कर्स को सीधा संपर्क करके वापस जोड़ा जाए। यहाँ एक बार फिर रुककर हमारा दूसरा वैल्यूज एंकर याद रखना बेहद जरूरी है। जब भी वोटर मैपिंग या हाउस होल्ड डेटाबेसेस बनाने की बात आती है, तो इनका उपयोग भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत निजी प्राइवेसी और कंसेंट के सख्त दायरे में ही होना चाहिए। ये डिजिटल आधुनिकता जरूरी है, पर इसका इस्तेमाल पूरी गरिमा और कानूनी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। और अब आखिर में छठा हिस्सा, हरनौट का भविष्य। ये हिस्सा एक शांत क्लिनिकल चेतावनी देता है और बताता है कि आगे क्या रुख हो सकता है। राजनीति के शोर से परे जमीनी सच्चाई के आंकड़े बेहद कठोर हैं। नालंदा में शिशु मृत्यु दर 43.1 43.1 है। बच्चों में गंभीर एनीमिया की समस्या 69.4 69.4% है। लगातार और मजबूरी में हो रहे आउट माइग्रेशन से गांव के गांव कर्ज के दुष्चक्र में धंस रहे हैं। अगर इन प्रशासनिक विफलताओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसकी भारी कीमत इंसानी जिंदगियों से चुकाई जाएगी। आने वाले कल के नेताओं के लिए संदेश साफ है, चुनाव अब सिर्फ जातीय अंकगणित यानी कास्ट अरिथमेटिक्स से नहीं जीते जाएंगे। भविष्य की पॉलिटिक्स प्रिसिजन मेट्रिक्स, लोगों की शिकायतों के माइक्रो टारगेटेड समाधान और एक सटीक कैडरे डिसिप्लिन की मांग करती है। आगे का रास्ता इन्हीं तथ्यों और तकनीकों पर टिका है। तो क्या आने वाले समय में राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल बनेगी, या हकीकत में लोगों की जरूरतों का सच्चा प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा? ये फैसला आगामी समय करेगा। For those wishing to become people-centric leaders and uplift this constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics. आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।